मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सिवनी में की चुनावी जनसभा। गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा अपने बेटे बेटियों को सेट करने में जुटे नेता। अन्य दल भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। दिल्ली में दमघोंटू धुंध का कहर जारी। वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी हुई है गंभीर। प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। छठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं देने का विकल्प। और क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भारी मतों से जीतने की उम्मीद जाहिर की है। This election in Mizoram 2023 is going to be the most defining state assembly election ever. In this election, we are a major force because we are going to win many seats in different pockets of the states. Because people have started having faith on BJP. The leadership of Modi ji has inspired the people of Mizoram as it has inspired the entire northeastern region and the country. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। पांचों चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने सिवनी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि महाकौशल ने भाजपा को बार बार आशीर्वाद दिए हैं। इस बार भी महाकौशल ने भाजपा की महाविजय तय कर दी है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस का एक घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते हैं। गरीब के हक का पैसा जो हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में
यही सबसे बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने बेटे बेटियों को सेट करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश को अपसेट करना तय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के मन में आदिवासी नाम का शब्द तो शोभा नहीं देता है। आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5-5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना, मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खंडवा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में ही जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें हैं तब की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने उनसे मिलकर, उनसे मुलाकात करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे पहले बीती 16 सितंबर को अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर और अररिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। बस्तर में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केशकाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को स्वयं चाय बनाकर पिलाई और तय कार्यक्रम के अनुसार स्मृति ईरानी कोंडागांव में आम जनसभा और शाम को कटघोरा में कोरबा में आम सभा को संबोधित करेंगी। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए झूठे दावे और वादों से जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह उसके द्वारा की गई सभी गारंटी भी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर कहा था सभी किसानों की कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ होना। हुआ क्या? गारंटी मध्य प्रदेश में फेल। कहा था 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को ठगा, मध्य प्रदेश की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ में कहा था 3016 रुपये देंगे, गारंटी फेल, वहां पे भी। हर राज्य में इनकी गारंटियां फेल। यहां पर भी जो बाकी गारंटियां दी थी, चाहे खरीद की हो या फिर रोजगार की हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की हो, कन्यादान देना तो दूर, जो भाजपा की सरकार का था वो भी बंद कर दिया। 51,000 रुपए का वायदा किया था, कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की तुलना करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार, और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है। 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। देश में नंबर 1 महिला अपराध राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार में। 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों बहनों को जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं। कहीं पर बच्चों के सामने महिलाओं के साथ अपराध बलात्कार की घटनाएं, कहीं पति के सामने बलात्कार अपराध की घटनाएं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में हुआ। आज लोगों की जुबान पर है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना, कांग्रेस के राजस्थान में लुट गई बहना। ये अंतर साफ नजर आता है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक नियम बनाया गया है। जारी नियम में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में तैनात महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चे को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
नियम जारी होने के साथ सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियों का अनुदान समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अधिकारी हों या किसी अन्य रैंक की। रक्षा मंत्रालय का ये फैसला सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नियमों के विस्तार से सशस्त्र बलों से संबंधित महिलाओं की कार्य स्थितियों में सुधार होगा और उन्हें पेशेवर और पारिवारिक जीवन में बेहतर तरीके से संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। तो महिला सैनिकों को मिला ये दिवाली का उपहार। अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती हवा ने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पानी के छिड़काव के लिए कई मशीनें भी तैनात की गई हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं कक्षा 6ठी से 12वीं कक्षाओं के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी दिया गया है। और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक बड़ी पहल की है। इस पहल से राज्य के बाराबंकी जिले को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात मिली है। जिले में पराली से बायो कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन शुरू किया गया है। इस प्लांट के शुरू होने से किसानों को पराली से कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन होगा। इससे किसानों की आय के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत बाराबंकी जिले में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा करीब 130 करोड़ की लागत से बायो कंप्रेस्ड गैस यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें पराली, गोबर और हरे गीले कचरे से बायोगैस का उत्पादन हो रहा है। इस प्लांट से प्रतिदिन करीब 60 टन बायोगैस का उत्पादन होगा। बाराबंकी के कृषि उपनिदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि जिले में बायो कंप्रेस्ड गैस यूनिट लगने से खेतों में पराली जलाने की समस्या से अब निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्लांट द्वारा किसानों से 1900 रुपये प्रति टन के हिसाब से पराली की खरीद हो रही है। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। जिले में अभी 2 सेंटर खोले गए हैं, जहां करीब 2300 मीट्रिक टन पराली की खरीद की जा चुकी है। आने वाले समय में प्लांट द्वारा सभी ब्लॉकों में पराली क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। रिलायंस बायो एनर्जी ने CBG प्लांट स्थापित किया है देवा रोड पे, और उसकी लगभग क्षमता हमारी 60,000 टन जैसा उन्होंने बताया है। 2300 मेट्रिक टन के आसपास उन्होंने पराली अपने स्वयं संसाधनों से किसानों के खेतों से इकट्ठा की है। और तीसरा सेंटर वो हैदरगढ़ बना रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, जो FPOs हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया था, जिलाधिकारी महोदय जी के स्तर से भी इसको कहा गया था कि भाई किसान भी इसमें आए, जिससे किसानों को कम से कम एक एंटरप्रेन्योरशिप भी विकसित हो सकती है। जो FPOs है या बेलर वाले हैं, ये काम कर सकते हैं और इससे किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो हमारी कम हो सकेंगी। हम किसानों से 1900 रुपये प्रति टन के हिसाब से पराली को खरीद कर उसमें बायोगैस प्लांट से बायोगैस बनेगी। तो हम लोगों के लिए जो भी काफ़ी राहत भरा ये कदम जो है उठाया गया है, क्योंकि हम लोगों का पराली का निस्तारण करने के लिए जो समस्या पहले आती थी, अब वो नहीं आएगी इस प्लांट बायोगैस प्लांट लग जाने की वजह से। तो पराली से बचाने के लिए यूपी में ये बड़ी पहल हुई है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आज आखिरी दिन है। इस कार्यक्रम में देश सहित दुनिया भर के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक की शुरुआत हो गई। बैठक का आयोजन गुजरात के कच्छ में कच्छी लेवा पटेल समाज सरदार पटेल विद्या संकुल में किया गया है। बैठक का शुरुआत सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। केरल में कलाम सेरी बम विस्फोट के बाद केरल पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए राज्य भर में 54 मामले दर्ज किए हैं। मलप्पुरम जिले में सबसे अधिक 26 मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं एर्नाकुलम में भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कई फर्जी प्रोफाइलों की भी पहचान की है जो कि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से फर्जी संदेश फैला रहे थे। पुलिस ने कहा कि सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले फेक प्रोफाइलों के आईपी एड्रेस की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया गया है। केरल पुलिस ने बताया है कि राज्य में साइबर सेल ऐसे हैंडलों की पहचान करने के लिए लगातार 24 घंटे काम कर रहा है। और अब बात खेल की करते हैं। वनडे विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगी। जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम की नज़र टूर्नामेंट में लगातार 8वीं जीत पर होगी, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी टीम इंडिया और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम रविवार को आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है। इस विश्व कप में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम लगातार 7 मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है। अगर इस महामुकाबले की बात करें तो इस एल क्लासिको ऑफ क्रिकेट हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम ला लीगा की पॉइंट्स टेबल पे अगर कभी नज़र दौड़ाएं तो जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना डोमिनेट करते थे यूरोपियन फुटबॉल में तो हमेशा ये 2 टीमें शीर्ष पर नजर आती थी। और यहाँ भी साउथ अफ्रीका और भारत जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है वो दोनों शीर्ष पर हैं। और अगर गेम की बात करें तो यहाँ पर भारत हम कह सकते हैं कि एक बार्सिलोना की तरह खेल रहा है। बार्सिलोना जो कि बहुत ही टेक्निकल फुटबॉल खेलती थी, टिकी टाका के नाम से उसको जाना जाता था, जिससे उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट किया। वही भारतीय टीम एक टेक्निकल क्रिकेट खेल के सभी टीमों को परास्त कर रही है और रियल मैड्रिड की तरह जो है साउथ अफ्रीका वो खेल रही है। साउथ अफ्रीका जिस तरह से अपने विपक्षियों को ढेर कर रही है, उनका मुकाबला देखें 7 में से 5 मुकाबले में उन्होंने 300+ स्कोर लगाया है। तो रियल मैड्रिड भी जब भी अपने टीमों को हराती थी एक बड़े अंतराल से हराती थी। दक्षिण अफ्रीकी टीम का इस विश्व कप में अब तक का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। ये टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के मिशन पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अंक तालिका की बात करें तो ये टीम पहले पायदान पर स्थित भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि इस टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में 90 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 50 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि भारत को 37 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। वनडे विश्व कप में दोनों के बीच अब तक 5 बार आमना सामना हुआ है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका ने 3 और भारत ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं। भारत इस मैच को जीतकर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगा, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने पर होंगी। क्रिकेट के इस महामुकाबले में 2 दिग्गज टीमें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें काफी बैलेंस नजर आ रही हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो जिस तरह
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बैटिंग से सबका दिल जीता तो भारतीय गेंदबाजी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे है। जिस तरह से शियाज, बुमराह और शमी ने बॉलिंग की है, किसी भी विपक्षी टीम के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके पास क्विंटॉट डीकॉक और क्लासन जैसे बैट्समैन हैं और यह मुकाबला सिर्फ एक टॉप ऑफ द टेबल बैटल न होकर एक सुप्रीमेसी, विश्व क्रिकेट में कौन श्रेष्ठ है उस मायने से काफी अहम है। कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, कोलकाता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।